નમસ્કાર, આપણું ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। नाना साहब ढूंढीराज पंत पेशवा। नाना साहब को सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रधान नायक कहा जाता है। इस संग्राम को संगठित करने के लिए जितना कार्य उन्होंने किया उतना अन्य किसी एक नेता ने नहीं किया। क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया था, परंतु उसे सम्राट बनाने वाले नाना साहब ही थे। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा शब्द प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त होता है। शाहू जी के सर्वप्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ प्रधानमंत्री ही थे और शाहू जी छत्रपति अर्थात राजा थे, परंतु कालांतर में पेशवा राजा बन बैठे और उन्होंने अपने मंत्री रखने शुरू कर दिए। नाना फडणवीस पेशवाओं के मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव द्वितीय कुशल शासक नहीं था। उसके समय मराठा शक्ति घट गई, उसमें कुछ कमी थी, जिसके कारण उसने पुत्र पाने के लिए 11 विवाह किए, परंतु पुत्र कोई नहीं हुआ, केवल 2 पुत्रियां हुई। तब उसने माधव नारायण भट्ट के छोटे पुत्र गोविंद को गोद ले लिया और विधिवत उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। उसने गोविंद का नाम बदलकर ढूंढीराज पंत रखा, परंतु यह रखा नाम लोकप्रिय नहीं हुआ। नाना साहब भी चलता रहा। मराठी भाषा में नाना का अर्थ होता है छोटा। अपने पहले घर में वह छोटे भाई थे, इसलिए नाना कहलाते थे। बाजीराव द्वितीय ने माधव नारायण भट्ट के 2 और पुत्रों को भी गोद लिया। उनके नाम दादा साहेब तथा बाला साहेब रखे गए। दादा साहब का देहांत बाजीराव द्वितीय के जीते जी हो गया, इसलिए दादा साहब की विधवा पत्नी ने माधव नारायण भट्ट के छोटे भाई को पुत्र को गोद ले लिया। वह राव साहब नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार राव साहब जो पहले नाना साहब के चचेरे भाई थे, अब उनके भतीजे बन गए। अंग्रेज पेशवा बाजीराव द्वितीय को उसके पद से हटाना चाहते थे, क्योंकि अब तक भी ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले पेशवा को मराठों का नेता मानते थे। अंग्रेजों ने सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह को उकसाया और उसने घोषणा कर दी, मराठा राज्य के छत्रपति हम हैं, पेशवा हमारा मंत्री है। उसके कार्यों से मराठा राज्य को हानि हो रही है, इसलिए हम उससे पेशवा पद वापस लेते हैं। इधर अंग्रेजों ने पेशवा से युद्ध छेड़ दिया। छत्रपति अंग्रेजों से जा मिला। मराठा सरदार असमंजस में रहे कि पेशवा का साथ दे या छत्रपति का। परिणाम यह हुआ कि पेशवा को अंग्रेजों से हार कर बहुत अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाकर रहने को कहा गया। बाजीराव द्वितीय ने यह कड़वा घूंट पी लिया। वह पूना छोड़कर कानपुर के निकट गंगा तट पर बसे बिठूर आ गया। नाना साहब की पेंशन बंद। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात अंग्रेज सरकार ने नाना साहब को पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उनकी पेंशन बंद कर दी। इससे नाना साहब बड़ी आर्थिक तंगी में पड़ गए। उन्होंने अपने वकील अजीमुल्ला खां की मार्फत अंग्रेज सरकार से लिखा पढ़ी की। अपनी बात इंग्लैंड की रानी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अजीमुल्ला खां को लंदन भी भेजा, परंतु सब प्रयत्न व्यर्थ रहे। अंग्रेज धन के लोभ में ऐसे अंधे हो रहे थे कि उन्हें उचित अनुचित न्याय अन्याय का कोई ध्यान नहीं रह गया था। अपने अधिकार से इस प्रकार वंचित किए जाने वाले नाना साहब अकेले नहीं थे। सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह को भी, जिसने बाजीराव द्वितीय से पेशवा का पद छीनने की घोषणा करके अंग्रेजों की सहायता की थी, इसी प्रकार अपदस्थ किया गया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी दामोदर राव की गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। उधर गोरे काले के भेदभाव के कारण देसी सैनिकों में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष भड़क रहा था। गोरे लोगों का अहंकारपूर्ण अपमानजनक व्यवहार उन्हें असह्य हो उठा था। ईसाई पादरी जिस तरह सरकार की शव पाकर गाली गलौज भरा धर्म प्रचार करके लोगों को ईसाई बना रहे थे, उससे अलग रोष था। इस स्थिति का लाभ उठाकर नाना साहब ने अंग्रेजों के पूरे हिंदुस्तान से ही निकाल बाहर करने की एक विशाल योजना तैयार की। उन्होंने साधुओं और मौलवियों की सहायता से अंग्रेजों की देसी सेनाओं में यह प्रचार करवाया कि अंग्रेज उन्हें धर्म भ्रष्ट करना
चाहते हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान से निकाल बाहर करना उनका पवित्र कर्तव्य है। ज्योतिषियों ने भी भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों का राज्य समाप्त होने का समय आ गया है। नाना साहब का भारत दौरा। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए नाना साहब ने तीर्थ यात्रा के बहाने सारे उत्तर भारत की यात्रा की और लोगों को स्वातंत्र्य संग्राम के लिए संगठित किया। सेनाओं के अतिरिक्त जनता को भी विदेशी शासन के दोषों के प्रति जागरूक किया गया। रोटी और कमल के प्रतीकों द्वारा संदेश भेजकर गांव-गांव में लोगों से स्वदेश भक्ति की शपथ लिवाई गई। योजना यह बनी कि 31 मई 1857 को सारे हिंदुस्तान की सब छावनियों में देसी सिपाही एक साथ विद्रोह कर देंगे। जनता उनका साथ देगी। अंग्रेजों को अपना बोरा बिस्तर बांधकर इंग्लैंड भाग जाना पड़ेगा। यह योजना पूरी तरह कार्यान्वित की जा सकती थी। गोरी सेना की संख्या इतनी कम थी कि वह देसी सेनाओं के सामने टिक नहीं सकती थी, परंतु बाधा एक अप्रत्याशित दिशा से आई। भेद खुल गया। देसी सैनिक भड़के हुए थे। उन्हें धर्म के नाम पर भड़काया गया था। अपनी उत्तेजना में उन्होंने अनुशासन का ध्यान नहीं रखा। तय यह हुआ था कि विद्रोह 31 मई 1857 को सब जगह एक साथ शुरू होगा, परंतु कोलकाता के निकट बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने जोश में आकर अपने गोरे अफसर पर गोली चला दी और देसी सैनिकों को ललकारा कि वे उसी समय गोरों के विरुद्ध विद्रोह कर दे। बाकी देसी सिपाही दुविधा में पड़ गए। उन्होंने मंगल पांडे का साथ देने से इनकार कर दिया। समय से पहले विद्रोह करके वे पूरी योजना को विफल कर देने के लिए सहमत नहीं हुए। निरुपाय होकर मंगल पांडे ने स्वयं को गोली मार ली। गोली से वह केवल घायल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें फांसी दे दी गई। इसी प्रकार 10 मई को मेरठ में भी समय से 21 दिन पहले ही विद्रोह शुरू हो गया। इससे अंग्रेजों को विद्रोह की योजना की भनक मिल गई। इसी प्रकार 10 मई को मेरठ में भी समय से 21 दिन पहले ही विद्रोह शुरू हो गया। इससे अंग्रेजों को विद्रोह की योजना की भनक मिल गई। अनेक छावनियों में उन्होंने देसी सेनाओं को विद्रोह से पहले ही निशस्त्र कर दिया। विजय का दौर। इसके बाद भी संग्राम ने बहुत जोर पकड़ा। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर आदि अनेक बड़े नगर अंग्रेजों के शासन से मुक्त करा लिए गए और बहुत समय तक मुक्त रहे। कानपुर और इलाहाबाद में युद्ध की कमान स्वयं नाना साहेब के हाथों में थी। दोनों जगह अंग्रेजों को हारकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। 28 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्र कर लिया गया। 1 जुलाई को बिठूर के राजमहल में नाना साहब का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हुआ। बिठूर और कानपुर में धूमधाम से दिवाली की गई। सैनिकों में पुरस्कार के तौर पर 1 लाख रुपए बांटे गए। नाना साहब का कठोर आदेश था कि अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों पर हाथ ना उठाया जाए, परंतु इलाहाबाद में सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद भी किन्हीं उत्तेजित क्रांति सैनिकों ने उन नावों पर गोलियां चला दी जिनमें गोरे लोग सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जा रहे थे। इस घटना को लेकर अंग्रेजों ने नाना साहब के विरुद्ध बड़ा प्रचार किया और उसकी आड़ में विजयी होने के बाद उन्होंने पराजित क्रांतिकारियों तथा आम जनता पर भीषण अमानुषिक अत्याचार किए। इससे आगे की कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इसके आगे की कहानी हम सुनेंगे कल। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।